हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे सेक्शन 89(1) के रिलीफ के बारे में बात करने वाली हूँ। सेक्शन 89(1) प्रोवाइड करता है रिलीफ टैक्स अमाउंट के ऊपर। अगर आपको कोई अरियर अमाउंट रिलाइज हो रहा है या फिर एडवांस में आप अगर कोई इनकम रिलाइज कर रहे हैं तो उस केस में जो उस अरियर और एडवांस के ऊपर टैक्सेबिलिटी बनती है उसके अगेंस्ट आप जो रिलीफ क्लेम कर सकते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। रिलीफ वर्ड सुन के सबको बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस हो रहा होगा, दैट आई नो, बट रिलीफ आपको कैलकुलेट करना कैसे है, अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं या फिर किसको ये रिलीफ मिलेगा, कब मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन मैं करने वाली हूँ। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 89(1) टैक्सेबिलिटी एंड रिलीफ। सेक्शन 89(1) कहता क्या है, सबसे पहले एक इसका बैकग्राउंड मैं आपको समझा देती हूँ। होता क्या है कि मान लीजिए आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई अरियर सैलरी मिल रही है लास्ट ईयर की, ठीक है, लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर की आपकी कोई एक्यूमुलेट सैलरी होती जा रही थी जो आपको इस फाइनेंशियल ईयर में मिल रही है, ठीक है। तो क्या हुआ आपके साथ, आपको क्योंकि वो सैलरी इस फाइनेंशियल ईयर में मिल रही है तो आप जब भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर की, तो उस ईयर की इनकम के साथ आपको जो भी अरियर सैलरी मिली वो इंक्लूड करके टोटल अमाउंट के ऊपर आपको पे करना पड़ेगा टैक्स। जबकि अगर वो सैलरी आपको आज ना मिलके उसी ईयर में मिल जाती जिस ईयर से वो बिलोंग करती थी, तो उस साल में आपकी इनकम ऑलरेडी बहुत कम थी, ठीक है, वो इनकम भी मिल जाती तो उस टाइम पे जो आपका टैक्स बनता वो ऑब्वियस सी बात है आपका टैक्स जो है बहुत कम बनता, क्योंकि उस टाइम का स्लैब रेट भी कम था और आपकी इनकम भी इतनी नहीं थी कि उसमें अगर वो इनकम ऐड हो भी जाती तो आप अपर एंड वाले स्लैब रेट पे जंप नहीं करते, देयर माइट बी चांसेस। बट क्योंकि अब आपको वो अरियर सैलरी अब मिली है तो अब क्या हुआ है, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होते होते आपका एक अच्छा खासा पैकेज है, प्लस आपको वो अरियर सैलरी भी मिल गई, तो जो इनकम आपकी पहले 20% स्लैब रेट पे आती थी वो अब आपकी आ रही है 30% स्लैब रेट पे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अरियर सैलरी आपको 10% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है अपनी उस इनकम पर भी जो इनकम आपकी नॉर्मल 20% स्लैब रेट पे टैक्स होती, ठीक है। तो उस केस में डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि जो आपको टैक्स पहले पे करना पड़ता, ठीक है, आप अभी भी वही टैक्स पे करो, हमें नहीं, आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये टाइम डिफरेंस की वजह से आपको एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है उस एक्स्ट्रा टैक्स का हम आपको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, उतना आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से निकल के आया सेक्शन 89(1) रिलीफ कि आपको कौन सा अमाउंट का रिलीफ डिपार्टमेंट दे रहा है। अब बात करते हैं कि अब आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट से पहले मैं आपको एक बार लॉ की लैंग्वेज भी बता देती हूँ। सेक्शन 89(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज ग्रांटेड रिलीफ टू द असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ अरियर ऑफ सैलरी, ठीक है। असेसी को रिलीफ प्रोवाइड करता है जो भी आपको सैलरी अरियर मिले उसकी टैक्सेबिलिटी के ऊपर। Here has been a continuous rise in the rate of taxes year after year. Thus, it is clear that the arrear of salary which increase the total income in the later year attract a higher rate of tax merely because they receive late. यहाँ पे ये वही बात कह रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर हमारा स्लैब रेट बढ़ रहा है, क्योंकि आपको वो इनकम लेट रिलाइज हुई तो आपको आज के टाइम पर हायर स्लैब रेट पे टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि अगर आपको ये इनकम उसी टाइम पे रिलाइज हो जाती तो आपको कम टैक्स देना पड़ता। तो जो भी आपका डिफरेंशिएट अमाउंट है जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है उतना आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। अब बात करते हैं कि सेक्शन 89 का रिलीफ आप किस किस सिचुएशन में क्लेम कर सकते हैं। देयर आर 6 सिचुएशंस। अगर आपको सैलरी अरियर या एडवांस मिल रही है, प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी आप अगर ले रहे हैं, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मतलब पेंशन का लमसम अमाउंट आपने ले लिया अपने एम्प्लॉयर से, अरियर ऑफ फैमिली पेंशन का अमाउंट आपको कुछ अरियर रिलाइज हो रहा है, तो कंपेंसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेशन के टाइम पर बहुत सारा अमाउंट एम्प्लॉय को मिलता है, कंपेंसेशन अमाउंट भी होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होते हैं, तो उन अमाउंट्स के ऊपर भी आप अपनी ये कैलकुलेशन करके रिलीफ क्लेम कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे आपसे कि आप ये रिलीफ कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या स्टेप है इसके कैलकुलेशन के। कैलकुलेशन पार्ट समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं। Mr. Anuj has a total income 6 lakh for the financial year 18-19 and receive arrear 1,50,000 for financial year 12-13। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि मिस्टर अनुज है, उनकी 6 लाख रुपीस इनकम है अभी फाइनेंशियल ईयर 18-19 में। इस 6 लाख के साथ उनको अरियर इनकम भी मिल रही है जो कि 12-13 की थी, उनको मिल रही है अब 18-19 में अमाउंट 1.5 लाख। ठीक है, तो टोटल अमाउंट उनको कितना मिल रहा है 7.5 लाख, 6 लाख प्लस 1.5 लाख। और 12-13 की इनकम जो 1.5 इनको 12-13 का मिला, उस टाइम पे उनकी इनकम थी ओनली 2 लाख रुपीस, जो कि अब बढ़कर 6 लाख रुपीस हो गई है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में देखते हैं कि मिस्टर अनुज को कितना रिलीफ मिलता है, कितना उनको कम टैक्स पे करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 89(1). नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है इस 7.5 लाख के ऊपर टैक्स कि इस टाइम आपकी इनकम हो गई है 7.5 लाख, इसके ऊपर आप अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन के बाद पता लगा कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जो उसको 7.5 लाख रुपीस मिले, इसके ऊपर टैक्स बनता है 64,000 रुपीस। अब आपको कैलकुलेट करना है कि अगर आपको ये 1.5 लाख नहीं मिलते तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता। तो 6 लाख रुपीस के ऊपर जो आपका टैक्स बनता वो बनता ओनली 33,475 रुपीस। तो इस 1.5 लाख की वजह से आपको कितना एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है 64,000 माइनस 33,000, 30,900 रुपीस आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है ऑन दिस 1,50,000 रुपीस। ठीक है, अब क्या आप कैलकुलेट करेंगे कि अगर 12-13 में आपको ये 1.5 लाख रुपीस मिल जाते तो टोटल 3.5 लाख के ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना होता। तो 3.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता 17,510 रुपीस, जो कि अब बढ़कर हो गया है 30,900 रुपीस। उस टाइम पे करते तो सिर्फ 17,510 रुपीस पे करना पड़ता आपको, और अब ये इनकम आपको रियलाइज हो रही है 1,50,000 की, तो टोटल आपकी टैक्स लायबिलिटी बन गई 64,000। 30,000 सिर्फ और सिर्फ इस 1,50,000 के ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन गई है। तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि 2 लाख रुपीस के ऊपर आपने उस टाइम पर कितना टैक्स पे करा। 2 लाख पर मैंने पे करा 2,060 रुपीस, तो एक्स्ट्रा टैक्स आपको कितना पे करना होता अगर उसी टाइम पे आपको ये 1.5 रियलाइज हो जाते। तो 17,000 माइनस 2,000 ये आपको पे करना पड़ता 15,450 रुपीस इस 1,50,000 के ऊपर, अगर आपको ये अमाउंट मिल जाता 12-13 में ही तो। और क्योंकि ये अमाउंट आपको आज मिल रहा है 18-19 में मिल रहा है, तो आपको कितना एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है, दैट इज 30,900 रुपीज। तो ये देखिए कितना टाइम डिफरेंस की वजह से आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 15,450 रुपीज एक्स्ट्रा टैक्स पे करने पड़ रहे हैं। 30,900 माइनस 15,450 रुपीज। तो यहाँ पर लो ये कहता है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस 15,450 रुपीज को एक्स्ट्रा पे करने की। आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में इस 15,450 रुपीज की रिबेट क्लेम कर सकते हैं। आपको अपनी रिटर्न में जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं सेक्शन 89(1) के रिलीफ के आगे इतना अमाउंट मेंशन कर देना है और आप उसका रिलीफ क्लेम कर लेंगे। आपको इतना टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आप उतना ही टैक्स पे करो जितना कि आप अगर उस टाइम पे करते तो बनता। ठीक है, तो अगर मैं ये टैक्स उस टाइम पे करती तो मेरा जो है ओवरऑल 15,450 टैक्स बनता। आज भी मैं उतना ही पे करूंगी क्योंकि 30,000 जो मेरी एक्स्ट्रा लायबिलिटी बन रही है उसमें से 15,000 को मैंने लेस करके रिबेट क्लेम कर लिया। बैलेंस अमाउंट हम जो है टैक्स पे करेंगे ऑन 1,50,000 रुपीज। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी है। देयर आर 7 स्टेप्स ओनली। सबसे पहले आपको टोटल इनकम पे, करंट ईयर की टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है। दूसरे स्टेप पे आपको करंट ईयर की अरियर वाली सैलरी हटाकर जो इनकम बनती है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। तीसरे स्टेप में दोनों जो आपने टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उनका डिफरेंस अमाउंट निकालना है।
4th स्टेप में आपको जो आपकी अरियर इनकम अगर जिस ईयर से बिलोंग करती थी उसी ईयर में मिल जाती तो टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। देन 5th स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है कि अरियर इनकम के बिना आपने उस टाइम पे कितना टैक्स पे करा था। 6th स्टेप में आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कि अरियर इनकम पे आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता अगर आपको सेम ईयर में रियलाइज हो जाता तो। नाउ फाइनल 7th स्टेप में आप क्या करेंगे, जो भी आपका करंट ईयर के इनकम में डिफरेंस आया है, टैक्स में डिफरेंस आया है और जो लेटर ईयर की टैक्स में डिफरेंस आया था, दोनों का डिफरेंस आपका जो होगा वो रिलीफ अमाउंट होगा, वो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में डाल के उसका जो है रिलीफ क्लेम कर लेना है। मैं आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में भी दिखा देती हूँ आप कहाँ डालेंगे। ये मेरी टैक्स रिटर्न है। टैक्स रिटर्न में जहाँ पे टैक्स लायबिलिटी की डिटेल आती है उसके नीचे यहाँ पर इन्होंने अलग से सेक्शन दिया है, सेक्शन 89। सेक्शन 89 का जो रिलीफ आपको क्लेम करना है वो यहाँ पे हम ये 15,450 रुपीज़ डालेंगे और आपकी लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी आपकी निकल के आ जाएगी कि कितना आपको टैक्स पे और करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं फॉर्म 10E का। ठीक है, जब हम इस सेक्शन 89 के रिलीफ को क्लेम करते हैं तो डिपार्टमेंट कहता है कि मैं रिलीफ आपको ऐसे ही नहीं दूंगा, पहले आप मुझे कैलकुलेशन प्रोवाइड करो कि आपने किस तरीके से इस रिलीफ को कैलकुलेट किया है, सो दैट वो काउंटर चेक कर सके कि आपने रिलीफ सही कैलकुलेट करा है या नहीं करा है। तो इस चीज़ के लिए फॉर्म नंबर 10 होता है जो आपको पहले फाइल करके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है कि ये हमारी कैलकुलेशन शीट है। उस कैलकुलेशन शीट में जो अमाउंट आपका रिलीफ का निकल के आता है वो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में फाइल करते हैं। सो फॉर्म नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग से पहले फॉर्म नंबर 10 फाइल करना होता है अगर आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं तो। समटाइम्स होता है हमें नॉलेज नहीं होती कि ऐसा कोई फॉर्म भी भरना होता है, तो बिना फॉर्म भरे ही हम अपनी रिटर्न में 89(1) का रिलीफ क्लेम कर लेते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही आप रिटर्न अपलोड करोगे, रिटर्न प्रोसेस होते ही आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड नोटिस आएगा कि आपको ये रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि आपने फॉर्म नंबर 10 अपलोड नहीं किया है। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपका 1 रुपये का भी आप अगर रिलीफ क्लेम कर रहे हैं तो फॉर्म नंबर 10 आपको फाइल करना है। उसमें जो भी अमाउंट आपका रिलीफ का है वही अमाउंट आपको अपनी रिटर्न में शो करना है, ना तो उससे कम और ना ही ज़्यादा, ताकि डिपार्टमेंट में जब ऑटो प्रोसेस होती है आपकी रिटर्न तो दोनों आपकी रिटर्न प्लस फॉर्म आपस में कोरिलेट कर पाएँ और किसी भी तरीके के नोटिस के चांसेस ना हो। ठीक है, फॉर्म नंबर 10 कैसा फॉर्म होता है, ये हमारा फॉर्म नंबर 10 है। इसमें सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, उसके बाद ये आपकी पूछता है कि आपको सैलरी का अरियर मिल रहा है या ग्रेच्युटी मिल रही है या प्रोविडेंट फंड मिल रहा है या एडवांस मिल रहा है, कम्यूटेड पेंशन मिल रही है, मतलब जो भी मैंने पॉइंट आपसे डिस्कस किए थे उन सबको इन्होंने अलग अलग आपसे पूछा हुआ है। उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें एनेक्चर्स हैं, आपको उन एनेक्चर्स में सारी फिगर डालनी है, सारी कैलकुलेशन डालनी है। फॉर्म नंबर 10 आपको कैसे फाइल करना है, कैसे आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को, कैलकुलेशन इसमें कैसे शो करनी होती है, इसके लिए हमारा डिटेल्ड सेपरेट वेबिनार है। आप उस पेड वेबिनार को अवेल करके इसको देख सकते हैं कि फॉर्म नंबर 10 कैसे कैसे फाइल करना होता है। इसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो के लिंक के साथ मेंशन कर दूंगी इफ़ यू वांट टू अवेल दैट वेबिनार। ठीक है, इसमें सेक्शन 89(1) रिलीफ में मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर दी है कि कैसे किस किस पे आपको मिलेगा, कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, फॉर्म नंबर 10 क्या होता है और आप उसको कैसे फाइल कर सकते हैं। सो ये था हमारा डिटेल्ड वीडियो सेक्शन 89(1) के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट।